Hello, good morning friends. How are you? Welcome and welcome back to my channel Tiara Boss Official. I'm your शिल्पा एंड आज की वीडियो में हमारी डे टू क्लास है स्टिचिंग की। तो इसमें हम आप आज बताएंगे आपको कि स्टिचिंग में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो ये सारा आज हम कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ही बेसिक से मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्टेड कमेंट्स थे जिसमें सब मुझे ये बोल रहे थे कि आप बताइए आप किस तरीके से क्या क्या यूज़ करते हैं, बिल्कुल बेसिक से बताइए। तो बेसिक से ही बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल इनिशियल से पता चले कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ की जाती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है हमारा मेजरमेंट टेप। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये फैब्रिक का होता है ना ही प्लास्टिक का होता है। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगी कि प्लास्टिक वाले भी आते हैं, आप वो ना लें, वो अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा कोबरा या क्राउन के जो मेजरमेंट टेप होते हैं वो सबसे बेस्ट रहते हैं। सबसे बेस्ट क्राउन का रहता है। एंड देन उसके बाद अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके बाद आप कोबरा का ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंचेस में है। ये मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, मेरे पास काफ़ी सारे टेप्स हैं। तो उनमें से मेरा ये जो सबसे मैंने ये ज़्यादा यूज़ किया है वो है। तो यहाँ पर ये इंचेस में है, 1 2 3 ये इंचेस में है। और इधर जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं 145 और 146, ये सेंटीमीटर्स में है। मैं आपको स्टार्टिंग जो है उसकी वहां से दिखा देती हूँ। सी, यहाँ पर ये 1 2 3 जो ऊपर है वो इंचेस में है। ये जो इधर मेजरमेंट अगर हम किसी चीज का लेते हैं वो इंचेस में होता है, और जब हम इधर से मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर में होता है। तो अगर आप सेंटीमीटर में मेजर लेना चाहते हैं सेंटीमीटर में ले लीजिए, और अगर आप इंचेस में लेना चाहते हैं तो आप इंच में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको साइड कर देंगे हम। और इसके बाद ऑप्शन है हमारे पास, वो है सिजर। तो ये हमारी कैंची है। कैंची ये सबसे हैवी वाली कैंची मैं उठा के लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी ये जो सिजर हमारी यूज होती है, ये यूज होती है हमारी जितना भी सिक्विन फैब्रिक होता है या हैवी फैब्रिक होता है उसको कटिंग करने के लिए। क्योंकि हमारी जो कॉस्टली जो सिजर होती है वो सब बहुत जल्दी खराब होती हैं जब आप मोटे फैब्रिक के साथ यूज करते हो या फिर आप सीक्वेंस फैब्रिक के साथ यूज करते हो। तो ये इसमें यहाँ फैब्रिक लगाया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ से सपोर्ट रहता है। जब आप हैवी फैब्रिक को कट करते हैं तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर आपके जोर पड़ता है, यहाँ पर आपका प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से निशान पड़ जाते हैं। इसी वजह से जब भी आप हैवी कैंची यूज करें तो उसमें फैब्रिक ऐड कर लें। ठीक है, अभी इसके बाद एक और चीज है, जब आप छोटा मोटा काम करते हैं तो आप कटर का यूज कर सकते हैं। ये कटर है, इस तरीके से ये यूज होता है, और आपको हार्डली 50 रुपीज के रेंज में, उससे कम में ही आपको ये मिल जाएगा। अलग अलग तरीके की क्वालिटी आती है, प्लास्टिक में आते हैं, कुछ मेटल्स में आते हैं। तो ये मेटल वाला है मेरे पास, प्लास्टिक वाले भी मेरे पास पड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता प्लास्टिक वाले के कंपैरिजन में। तो इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसके जो पॉइंट्स हैं आगे, वहाँ से आप थ्रेड वगैरह या हल्का सा कहीं कट लगाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्टिचिंग करते हैं आपको धागा कट करना होता है, तो उस टाइम पर हमारा ये यूज़ होता है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है चौक। तो ये हमारी मोम चौक है, इसमें मोम लगा रहता है। ठीक है, तो जब ये मार्किंग के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत आराम से मार्क करती है, और ये ब्रेक नहीं होती है, बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होती है जब तक कि इस पर बहुत ज़्यादा आप मतलब ऊपर से ना गिराओ या फिर इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगे, तो उससे पहले ही ब्रेक नहीं होती है। तो आप जब भी चौक लें तो आप ये वाली चौक लें। ये मोम चौक होती है और ये बहुत अच्छे से यूज़ में आती है और एंड तक भी चलती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो जाएगी तो आपकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि चौक के साथ पंगा यही रहता है कि चौक खराब बहुत जल्दी होती है। अब बात करते हैं पिन्स की। तो ये हमारी पिन्स हैं। जब भी आप ड्रेस डिज़ाइन करते हो तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ना एक मोटा स्टिच लगाते हैं और कहते हैं, उसको कहते हैं कि हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। वो सब आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ये पिन्स हैं तो आप जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको वहाँ पर और मोटा स्टिच लगाना है, तो वहाँ पर आप नॉर्मल ये पिन्स लगा सकते हो,
ये पिंस लगाने के बाद आप आराम से स्टिच कर सकते हो। तो ये उस पर्पज से यूज होती है हमारी। तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा मैग्नेट लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ये पिन सारी इधर उधर चली जाती हैं। तो आप मैं क्या करती हूँ, जब काम खत्म होता है उसके बाद एक बार ऐसे ऐसे कर देती हूँ आसपास के एरिया में, तो सारी इस पे आ जाती हैं, और मुझे ना ऐसे इनमें अंदर इंसर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं फिर से इनको उसी जगह पर लगाऊं। तो जितनी पिन्स निकलती जाती हैं, यूज होती जाती हैं, वो फिर मैं इस मैग्नेट पर रखती जाती हूँ। तो ये भी एक आपका जरूरी चीज है, जो आप जब ड्रेस डिजाइन करेंगे तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है कटिंग पेपर। ये नॉर्मल पेपर है, काफी सारे पेपर काफी तरीके के आते हैं। तो जब आप ड्रेस डिजाइन करते हो तो उस टाइम पर ना आपको पेपर्स चाहिए होते हैं, जिस पर आप स्टिचिंग, सॉरी, जिस जिस पर आप ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कर सकते हो। तो पेपर का यूज ये रहता है, जब आप फैब्रिक लेते हो तो वो आपको 50 रुपीज पर मीटर से कम तो कोई फैब्रिक मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो आप फैब्रिक लोगे फिर उसको कट करोगे तो उसमें आपका गड़बड़ होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो आप पेपर लीजिए, 5 रुपए का ये पेपर आता है एक, और इसमें आप आराम से कटिंग कर सकते हो, और ये कटिंग आपकी फ्यूचर यूज के लिए भी हो सकती है। जैसे मेरा स्मॉल साइज है, तो मैं अपने स्मॉल साइज का ब्लाउज की कटिंग अपने अलग करके रखी हुई हूँ, और जो स्टैंडर्ड साइज होते हैं उनकी कटिंग मेरे पास अलग रखी हुई है, तो मुझे बार बार मार्किंग करके कटिंग नहीं करनी पड़ती है। इसी पेपर पर कटिंग हो जाती है। पैंट की, सूट की सारी कटिंग्स इसी पर हो जाती हैं, और फिर उनको मैं अलग रख देती हूँ मार्किंग करके कि ये मीडियम साइज की सूट की कटिंग है, उस तरीके से। तो ये बहुत इजी रहता है फ्यूचर यूज के लिए भी, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लेवल पर स्टिचिंग का काम करना है तो। अब इसके बाद आता है हमारा थ्रेड। थ्रेड ये बहुत बेसिक है, इसके बिना तो आप स्टिचिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थ्रेड के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आप लोग सब जानते ही हो अगर आप स्टिचिंग में आना चाहते हो या सीखना चाहते हो। तो ये थ्रेड है, बस थ्रेड का हमेशा याद रखना कि आप अच्छी क्वालिटी का थ्रेड यूज करें, और कलर फेड नहीं होने चाहिए। तो हमेशा जब भी आप बाय करें तो मेक श्योर कि थ्रेड बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, और ये जो थ्रेड है वो बहुत जल्दी ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वो ब्रेक होगा। लेकिन बहुत हल्का सा भी आप फोर्स लगा रहे हो, ब्रेक हो रहा है, तो आप उसको कभी बाय ना करें, क्योंकि वो फिर आपकी ड्रेस के स्टिच खुलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेपर फ्यूजिंग किसी भी ड्रेस को बनाने में। तो पेपर फ्यूजिंग मेन पार्ट है, क्योंकि जब भी हम क्योंकि हमारा जो फैब्रिक रहता है वो फैब्रिक उतना ज़्यादा थिक नहीं रहता है, तो पेपर फ्यूजिंग हम लगा देते हैं। तो उससे ये रहता है कि फैब्रिक थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है, तो वो शेप में बने रहते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक फ्यूजिंग है। इसमें देखिए, ये जो डॉटेड वाला एरिया है ये ग्लू है, और ये प्लेन है। तो जब हम इसे किसी फैब्रिक पर पेस्ट करते हैं, तो ये जो डॉटेड एरिया है वो हम उस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, लाइक फैब्रिक हम इसके नीचे प्लेस करेंगे, और फिर ऊपर से आयनिंग करेंगे। इसकी ना डिटेल्स वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फैब्रिक फ्यूजिंग और पेपर फ्यूजिंग के ऊपर भी, ये हमारे पास पेपर फ्यूजिंग है, और जो फैब्रिक फ्यूजिंग है वो फैब्रिक की होती इसी तरीके से है। एक तरफ प्लेन होती है और दूसरी तरफ ग्लू होती है, और उसको भी आयनिंग करके पेस्ट किया जाता है, पेस्टिंग होती है वो भी, लेकिन वो थोड़ी हैवी होती है। तो जब हम जैसे ब्लेजर वगैरह बनाते हैं या ट्राउजर बनाते हैं हैवी में, मतलब जो फैब्रिक थोड़ा हैवी लगता है, उनमें वो चीज़ यूज होती है, फैब्रिक फ्यूजिंग यूज होती है। और ये हमारी पेपर फ्यूजिंग है। तो नेक वगैरह बनाने में भी ये हमारा चल जाता है। और जब कभी हमें बहुत ज़्यादा मतलब यूनिक डिज़ाइन बनाने हैं नेक में, तो फिर हम और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास एक ये कैनवास भी है। ये हमारे पास कैनवास है, तो ये पेस्टिंग कैनवास है, इसमें एक साइड हमारा ग्लू रहता है, इसको भी आयनिंग करके ही पेस्ट किया जाता है। ये इस तरीके से है। इसको हिंदी में बुकरम कहते हैं, पेस्टिंग पेस्टिंग बुकरम कहते हैं, क्योंकि देखिए इधर ये साइड में शाइन जो दिख रही है, ये आपको जो शाइन दिख रही है ये वाली, ये ग्लू है। तो जब आयनिंग करेंगे हमारा, तो ये यूज होती है। तो ये सलवार का बॉटम बनाने में यूज होती है, नेक बनाने में यूज होती है, या फिर आप किसी भी चीज का बॉर्डर बना रहे हैं,
स्टाइलिश बॉर्डर बना रहे हैं तो उसमें यूज होती है, कुछ पट्टियां बनाने में यूज होती है, कुछ पैटर्न्स में यूज होती है। इन सब का यूज मैं आपको आगे अपनी वीडियोस में बताऊंगी। तो इसको भी हम साइड करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ मेजरमेंट स्केल्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ये सबसे छोटा स्केल है जो बहुत हेल्पफुल रहता है। देखिए, एक आपके पास मेजरमेंट टेप है। ओके, ये हो गया हमारा मेजरमेंट टेप। और बाकी हमारे पास ये सारे स्केल्स हैं। तो जब हम कटिंग करने के लिए, कभी कभी हमें लगता है कि इसको ना हमें प्रॉपर रखना पड़ता है बिल्कुल फ्लैट करके, तो कभी कभी कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट टेप से ना करके जब हमें छोटी बहुत कटिंग करनी होती है तब हम स्केल्स का यूज करते हैं। तो ये सबसे छोटा स्केल है जो कि हमारा ब्लाउज वगैरह या आर्म होल वगैरह कटिंग के टाइम पर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा स्केल है और बड़े आराम से आप कटिंग कर पाते हो इसको ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, बड़े स्केल के साथ रहती है। क्योंकि अब जैसे ये है, ये बहुत बड़ा स्केल है। सी, ये वैसे तो पैंट की कटिंग के लिए है। ये मेरे पास दो हैं इसमें। इसको ना इस तरीके से रख कर कटिंग की जाती है। तो अलग अलग तरीके के स्केल्स आते हैं। आर्म होल में अगर आपको दिक्कत आती है, मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स पड़े हैं कि आर्म होल कैसे निकालते हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो एक स्केल आता है आर्म होल के लिए भी, उसमें नॉर्मल ऐसे इस तरीके से शेप होती है उसकी स्केल की, तो बड़े आराम से आप ना कर्व बना सकते हो। नेक में अगर आप कर्व नहीं बना पाते हो तो वो स्केल आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा पैंट की कटिंग, ट्राउजर की कटिंग के लिए यूज होता है। ये भी हमारा उसी के लिए है, बस इसका थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है क्योंकि किसी किसी क्लाइंट की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है ट्राउज़र की। और ये हमारा नॉर्मल स्केल है जिस जो 1 से हमारा 60 सेंटीमीटर तक है। तो ये हमारा नॉर्मल स्केल है। जहाँ जहाँ कहीं हमें स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ करनी होती है तो हम ये बड़े स्केल का यूज़ करते हैं, वरना छोटा स्केल तो हमारा है ही जो बहुत हैंडी है, बड़े आराम से यूज़ होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, कोशिश करें जब भी आप कटिंग करें तो आप हमेशा स्केल से करें, स्केल से ज़्यादा परफेक्शन रहता है। अब बात करते हैं हम हॉर्स हेयर का। ठीक है, तो ये हमारी 1 इंच की हॉर्स हेयर है जो कि बॉटम में लगती है ड्रेसेस में अंदर। और ये हमारी 1/2 इंच की हॉर्स हेयर है, ये भी बॉटम में लगती है। तो जब भी बेबी फ्रॉक बनाते हैं हम, या कोई गाउन बनाते हैं या कोई लहंगा बनाते हैं, इससे भी मोटी मोटी आती है, तो हम इसको कवर करके, इसको फैब्रिक में कवर करके और इसको नीचे लगा देते हैं। नीचे फैब्रिक में इस लहंगे वगैरह में हैवी लुक देने के, हैवी करने के लिए अंदर हम कैनवास भी लगाते हैं। और हॉर्स हेयर भी जो 2 इंचज की हॉर्स हेयर आती है, 2 इंचज की हॉर्स हेयर आती है, वो भी हम यूज कर देते हैं फैब्रिक में अंदर फोल्ड करके उसको नीचे लगा देते हैं। ये हाफ हेयर की बहुत सारे पैटर्न्स बनाने में भी यूज होती है। उसमें मैंने अपने बहुत सारे दुपट्टे बनाए हैं जिनमें आप बोलते हो कि रफल दुपट्टे किस तरीके से बनते हैं, साड़ियों में भी ये बहुत यूज होती है। तो इससे पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, तो उसके लिए भी ये हमारी यूज होती है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सी मशीन यूज करती हूँ। ये भी मेरे से बहुत पूछा जाता है कि दीदी आप कौन सी मशीन यूज करते हो, स्टिचिंग मशीन आपके पास कौन सी है। तो मेरे पास जो ये स्टिचिंग मशीन है ये है जुक्की की 8100 EB। ठीक है, ये है इसका मॉडल नंबर DDL 8100 EB। ये मेरी मशीन है। इसकी फंक्शनिंग कुछ अलग है। इसमें ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आप अपना बॉबिन फिल कर सकते हो। बॉबिन यहाँ से फिल हो जाती है। यहाँ, एक सेकंड, ये जो एरिया है यहाँ से बॉबिन फिल हो जाती है। मैं आपको इशारे में, मुझे लगा आपको लगे कि किधर बोल रही है दीदी, तो ये जो एरिया है यहाँ से बॉबिन फिल हो जाती है। और ये है, यहाँ से स्पीड कंट्रोल होती है। आप चाहते हैं कि आपकी जो निडल है वो नीचे रहे, तो आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए, निडल हमेशा नीचे आके लॉक होगी, वो कभी ऊपर रहेगी नहीं। और ये लाइट के लिए होता है, ये प्लस माइनस स्पीड के लिए होता है। और यहाँ से हम अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। इसकी थ्रेडिंग भी अलग तरीके से होती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमने सबसे पहले बॉबिन फिल करने वाले को स्टार्ट किया है। ये, तो इसकी थ्रेडिंग हम करते हैं। तो जब हम थ्रेड लेते हैं, यहाँ से थ्रेड लेंगे, यहाँ से
इस होल में आएगा, यहाँ से राउंड होकर, और यहाँ पर हम अपनी बॉबिन लगा देंगे और वो अपने आप फिल हो जाएगी। यहाँ से रन कर देंगे, देखिए ये घूमना स्टार्ट हो गई, और ये स्टॉप कर देंगे तो वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है। जब फुल हो जाती है तो इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हमने जो मेन है अपनी मशीन में पावर सप्लाई ऑन की है, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रही थी, ये यहाँ पर ये हमने ऑन कर दिया तो जो हमारी ये निडल है ये हमेशा नीचे आके रुकेगी, ठीक है। लाइक अगर ये ऐसी भी होगी तो ये अपने आप ही ड्रॉप होके अंदर जाएगी, तो ये सेफ्टी पर्पज से यूज होती है, इसलिए इसको ऑन रखना है तो ऑन रखिए, वरना ऑफ रखिए। ये प्लस माइनस में है, आप लॉक कर सकते हैं, ऊपर लॉक कर सकते हैं इसको या नीचे लॉक कर सकते हैं। ये बंद हो गया। अब ये हमारा लाइट के लिए है, इससे लाइट जलती है। लाइट इसमें कनेक्ट नहीं है, मैं अलग से लाइट लेती हूँ तो इसका कोई मेरा यूज है नहीं, मैंने लाइट नहीं लगवाई है, मेरी अलग से मेरे पास लाइट है। ये स्पीड कंट्रोल के लिए है, यहाँ से बहुत तेज चलती है, यहाँ से कम होती चली जाती है। तो जो बिगनर है, जिनको स्टिचिंग मशीन पे बैठने से डर लगता है, वो इस मशीन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 200 की स्पीड पे ये मशीन इतना स्लो चलती है। सी, ये नीचे से मैंने पैर रखा हुआ है यहाँ से, कि यहाँ से चलती है। और इसकी स्पीड अगर हम बढ़ा दें तो आपको इसकी फास्ट स्पीड भी दिखा देती हूँ मैं। ये जाती है हमारी यहाँ तक। थ्रेड मैंने निकाल दिया है क्योंकि थ्रेड से मुझे डर लगता है कि मशीन खराब हो जाती है। ये देखिए, आपको वीडियो में क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली मशीन की नीडल नीचे ऊपर हो रही है तो स्पीड नहीं दिख रही है, बट आप आवाज से पहचान सकते हो। ओके, तो अभी आपको मैं ये और बताती हूँ इसमें थ्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, थ्रेड किस तरीके से डाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक जगह होती है थ्रेड के लिए। अगर आपको डबल थ्रेड लगाना है तो ये दो स्टैंड्स होते हैं, तो यहाँ लगा सकते हो आप या यहाँ लगा सकते हो। यहाँ पे थ्रेड लगाने के बाद आपको इसमें इसमें दोनों में से किसी एक होल में डालना होता है। एंड देन उसके बाद जो आपकी नॉर्मल स्टिचिंग मशीन होती है उसी तरीके से इसमें थ्रेड डाला जाता है। एक यहाँ होल है उसमें डालेंगे, और फिर यहाँ घुमाने के बाद इसमें से निकाल कर आप इधर डालेंगे। इधर से निकालने के बाद आप इस वाले होल में डालकर और सीधे यहाँ से लाते हुए इस वाला, ये जो आपको होल दिख रहा है ये वाला, इस वाले होल में डालकर आप सीधे निडल में डाल देंगे। तो ये इसका थ्रेड इस तरीके से डलता है। और मैं आपको इसकी शटल और बॉबिन दिखा दूं तो वो भी नॉर्मल होती हैं, मतलब जो हमारी अम्ब्रेला मशीन होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये भी पतला होता है ये भी। और हाँ, निडल भी इसमें दूसरी यूज होती हैं, तो कभी भी अपनी नॉर्मल मशीन की निडल्स इसमें मत लगा दीजिएगा। तो ये डिटेल्ड वीडियो है मेरी मशीन के ऊपर, क्योंकि मशीन के बारे में मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा था। तो ये वैसे एक इंडस्ट्रियल मशीन है, इंडस्ट्री वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हमें बैक टू बैक ड्रेसेस बनानी होती हैं, तो नॉर्मल स्टिचिंग मशीन हमारी उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, गर्म हो जाती हैं, थ्रेड टूटने लगता है, दिक्कतें आती हैं। जो कि मशीन बहुत बेस्ट रहती है क्योंकि ये कभी दिक्कत नहीं करती हैं, और जब दिक्कत करती है तो लंबा खर्चा देती हैं। ठीक है, मेंटेनेंस इनकी बहुत ज़्यादा है नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगती हैं। बस इसमें जो ऑयल लगता है, एक ऑयल आता है इस मशीन में, अंदर ऑयल डलता है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये इसमें ये अंदर ऑयल डला हुआ है, तो ये ऑयल डलता है। मैंने इसको अभी 25-30 दिन ही हुए हैं तब चेंज कराया है, बट ऑयल गंदा हो चुका है। तो इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये मशीन कितनी ज़्यादा यूज़ होती है। यूजुअली 4-5 मंथ में आप ऑयल चेंज करा सकते हो, लेकिन जब आपको लगे कि आपका ऑयल गंदा हो गया है
तो फिर वो आपको चेंज कराना पड़ेगा। और इसमें कहीं ऑयलिंग नहीं होती है, आप कहीं नॉर्मल मशीन्स में जैसे डालते हैं इसमें ऑयलिंग नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक यही एरिया है जहाँ पर ऑयल आधा लीटर के आसपास ऑयल जाता है हमारा, वो जुक्की का ही ऑयल आता है वो डलता है। तो वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी मशीन बड़ा आराम से स्मूथली चलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ये मशीन आवाज़ भी नहीं करती है, आपको इरिटेशन नहीं होगी इसकी आवाज़ से। बहुत मतलब हल्की सी वॉइस होती है इसकी, तो उससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से। और किसी भी फैब्रिक पर आप इसे चला लो, कैसा भी फैब्रिक यूज़ कर लो, सब पर ये चलती है। बट अब मेरे को लोग बोलते हैं कि इससे क्या क्या काम हो जाता है, इससे काम स्टिचिंग ही हो पाती है। अगर आप बोलो मुझे इससे पीको हो जाए, इंटरलॉक हो जाए, तो ये इंडस्ट्रियल मशीन है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ मशीन नहीं है। इससे आप स्टिचिंग ही कर सकते हैं। हाँ, इसका प्रेशर फुट चेंज करके मैं रफल्स वगैरह क्रिएट कर लेती हूँ, बट रफल्स वगैरह मुझे हाथ से ही बनाना पसंद है। बट स्टिल कभी कभी ट्राई के लिए मैं वो चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पर इसकी जो टेबल है उस पे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इजी रहता है जब आप स्टिचिंग करते हो। और ये हमारा यहाँ से पैर आता है लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये हमारा इसको हटाता है, तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला हमारा बैक के लिए होता है, यहाँ से आप अपने थ्रेड के जो स्टिच हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्पीड का है, सर्वोमीटर लगी हुई है इसमें, सर्वो मोटर लगी हुई है सॉरी इसमें। तो उसकी स्पीड के मतलब ये जो एरिया है इतना, ये मोटर के लिए है, तो इसमें इनबिल्ट मोटर है। जो जुक्की की मशीनें और आती है एडवांस मशीन है, और जो जुक्की की मशीनें आती है उनमें मोटर जो होती है या तो नीचे होती है या तो पीछे होती है। तो इसकी इनबिल्ट मोटर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं इसके बारे में अगर बोलूँ तो ये खराब नहीं होती है। मेरे को बहुत टाइम हो गया, 3 साल हो गए इस मशीन को यूज़ करते हुए। और 3 साल में बस मैंने इसकी एक बार सर्विस कराई है, बाकी ऑयलिंग वगैरह मैं चेंज करा ही लेती हूँ अपने स्टाफ से। और बाकी इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक बार में इसमें कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब इसको यूज़ करो तो इसका निडल लॉक हो जाती है, फैब्रिक रखा रहता है स्टिच करते करते एकदम से वो एरर 004 करके एक एरर आता है। हमारा एरर भी यहाँ शो होगा, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है एरर 004, एरर 005। तो उसमें फैब्रिक के ऊपर मशीन का ये चीज़ मोटर लॉक हो जाती है, वो चलना ऐसे घूमना बंद कर देती है। तो उसके लिए फिर मुझे मशीन के लिए बंदे को रिपेयर करने के लिए बुलाना होता है। उसके अलावा इस मशीन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, टच वुड, तब से ये ऐसे ही चल रही है। एंड ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर एक मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड बहुत सारा प्यार। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।